Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture classes, and I am standing in front of you with the next model paper which is a continuance of your series of model paper. तो ये एनडीए का जो मॉडल पेपर है ये आपकी ही नहीं आपके माँ बाप की भी सपने को साकार करने वाला है. अगर आप इस मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 100% क्वेश्चंस इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं. तो इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर से लगाइए, और अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं स्टिल आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हैं और हम उनको रिजॉल्व करेंगे. करेक्ट? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक मॉडल पेपर पे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारे स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड है बच्चों. मनी हैज बिकम मॉडर्न गॉड विच एवरी मैन इज हैंकरिंग. जो पैसा है वो आज का देवता बन चुका है, जो हर इंसान जिसके पीछे क्या कर रहा है, हैंकर कर रहा है. हैंकर का मतलब क्या होता है? पागल होना, मतलब भागना. बट यहाँ पे जो हैंकरिंग आया है वो इनकम्प्लीट सेंस में आया है. यहाँ पे हमें हैंकरिंग के बाद भी उसको एक प्रेपोजिशन देना होगा जो कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैंकरिंग फॉर. सो हमारा एरर किस पार्ट में है? हमारा एरर सी पार्ट में है. देखो अल्टीमेटली मैन इज नॉट हैंकरिंग, मैन इज हैंकरिंग. मैन पीछे भाग रहा है उसके लिए. तो यहाँ पे किसी का रिलेशन दिखाना है इन दैट सेंस. तो यहाँ पे मनी का रिलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैंकरिंग के बाद क्या लगाया है? फॉर लगाया है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. I must admit that I do not feel quite in home in your company. अब यहाँ पे एरर क्या है जल्दी से फाइंड आउट करें. हम एडमिट करते हैं कि हमको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल क्वाइट एट होम होता है बच्चों. ये एक फ्रेज है क्वाइट एट होम, जिसका मतलब होता है नॉट टू फील कंफर्टेबल, मतलब आराम फील ना कर पाना. तो यहाँ पे क्वाइट इन होम आया है जो कि एरर हो जाएगा. तो इनकी जगह पे क्या होना चाहिए था? एट. सो हमारा एरर किस पार्ट में है? हमारा एरर सी पार्ट में है. तो प्लस क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे आपको एरर भी पता चला है और आपका ईडियम जो होता है वो भी पता चल गया है. क्वाइट एट होम मतलब टू फील ईज, टू फील कंफर्टेबल. नॉट क्वाइट एट होम मतलब टू नॉट फील कंफर्टेबल. Next question. I have come to the final conclusion that the students should not take part in politics. हम इस final conclusion में आए हैं, मतलब इस परिणाम में आए हैं कि ultimately students को part नहीं लेना चाहिए politics में. देखिए conclusion का मतलब ही क्या होता है? final result, परिणाम. तो क्या इसके साथ जो final का इस्तेमाल हुआ है that is required? बिल्कुल नहीं. वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा superfluous, right? सो एरर हमारा किस पार्ट में है? एरर हमारा ए पार्ट में है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स. अकस्टम्ड मतलब हैबिचुएटेड, मतलब आदी होते हैं. अब देखिए अकस्टम्ड के साथ टू आया है जो कि बिल्कुल सही है, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है. जैसा कि हमने हमेशा बताया है आपको कि टू के बाद, टू से पहले अगर कोई फ्रेज आया हुआ है, टू अगर किसी फ्रेज का हिस्सा है तब टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और जो कि आया हुआ है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है. तो ये क्वेश्चन हमारा नो एरर हो जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अब आपको क्या करना है? सेंटेंस पढ़ना है और उसके अंडरलाइन पार्ट में फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है, तो उसको क्या इंप्रूव करिएगा. द परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्ट लेफ्ट द ऑडियंस इंट्रेंस्ड. जो परफॉर्मेंस थी आर्टिस्ट की, उसने ऑडियंस को क्या कर दिया? इंट्रेंस्ड कर दिया. इंट्रेंस्ड का मतलब पता होना चाहिए पहले. इंट्रेंस्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज डीप रूटेड, मतलब वो इनबिल्ट है उसकी चीज में, राइट? तो अब की ऑडियंस क्या डीप रूटेड हो जाएगी उस परफॉर्मेंस को देख के? नॉट एप्लीकेबल. तो एंट्रेंस यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा. अटेंटिव, ऑडियंस अटेंटिव भी नहीं होगी. इनामर्ड, इनामर्ड मतलब होता है मोहित हो जाना या मग्न हो जाना. अब आप कोई बहुत अच्छी चीज देखते हैं तो आप उसमें मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं, राइट? सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. नेक्स्ट अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव इज नॉट सूटिंग हियर. तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ही वाज क्योर्ड ऑफ हिज रूमेटिज्म बाय अ स्पेशलिस्ट. उसको क्योर किया गया रूमेटिज्म से एक स्पेशलिस्ट के द्वारा. अब देखिए क्योर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, राइट? तो दिस क्वेश्चन इज योर नो इंप्रूवमेंट. क्योर के बाद ऑफ आया है क्योंकि एक इलनेस की बात हुई है यहाँ पे.
रवि इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन राहुल। देखिए अब अल्टीमेटली यहाँ पे वो बोल रहा है रवि जो है वो राहुल के जितना ही लंबा है, अगर वो उससे ज्यादा लंबा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव डिग्री के सेंस में बात कर रहे हैं तो अगर आपको एज का इस्तेमाल हुआ है और बीच में टॉल मतलब पॉजिटिव डिग्री आया है, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन उनमें नहीं है, वो दोनों सिमिलर है, तो उस केस में यहाँ पे एज आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, राइट। इफ आ गया है टॉल के बाद तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एज टॉल एज, जो कि आपको बी और सी में मिल रहा है। बट टॉलर के बाद अब कंपैरेटिव डिग्री अगर लगाएंगे तो टॉलर के बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि टॉलर कोई भी यहाँ पे फॉरेन वर्ड नहीं है, तो टॉलर अपने साथ दैन ही लेगा। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। रवि इज एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर दैन राहुल। गॉट इट। हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 7th का सी। He is the richest of the two friends। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दो लोगों की, और शायद हमें पता है कि एडजेक्टिव में जो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अगर हम नो कंपैरिजन मतलब पॉजिटिव, 2 का कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव, और अगर 2 से ज्यादा का कंपैरिजन मतलब सुपरलेटिव, तो इन दैट केस यहाँ पे सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, he is the richer of, the rich of, richer of या नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है और ऑफ लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, he is the richer of the two friends। So ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, A will be the correct option। Got it? नेक्स्ट बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको क्या करना है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको फिल करना है अपना ब्लैंक। बाय द टाइम आई रीच कोलकाता। अब ये देखिए बाय द टाइम बता रहा है कि जब तक हम कोलकाता पहुंचेंगे, ये फ्यूचर केस दे रहा है। इट डैश मॉर्निंग, क्या हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वुड बी का इस्तेमाल करने वाले हैं। गॉट इट। बाय द टाइम आई रीच कोलकाता, जब तक हम कोलकाता पहुंचेंगे तब तक मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगी, और वुड बी का यहाँ पे इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टमक एक। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो बहुत कंफ्यूजिंग बच्चों को लगने वाले हैं। बच्चे जाएंगे सफरिंग के लिए, बट सफरिंग पे जाने से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, ना कि फ्रॉम का। अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तब उसके लिए क्या आ जाता, सफरिंग बिल्कुल सही होता, बट क्योंकि फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है इसलिए सफरिंग नहीं हो सकता। एक्सपीरियंसिंग, अभी कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं जो वो लेने वाला है। कंप्लेनिंग, एग्जैक्टली, तो कंप्लेनिंग के साथ बिल्कुल ऑफ बैठ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ स्टमक एक। एफ्लिक्टिंग का मतलब तो होता है पेन या फिर टॉर्मेंट या यातना, बट द स्टमक पेन वॉज एफ्लिक्टिंग, दर्दनाक था, दैट कैन बी द सेंटेंस। तो यहाँ पे एफ्लिक्टिंग भी नहीं बैठेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट। एक अच्छे टीचर को स्टूडेंट से क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सेज निकलवाना चाहिए, मतलब उनका रिएक्शन लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया है, एलिसिट, प्रवोक, इन्फर या कमांड। एलिसिट का मतलब होता है टू मेक समवन रिएक्ट, मतलब किसी से रिएक्शन निकलवाना। प्रवोक का मतलब होता है उकसाना, ये तो एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा बच्चों, राइट। कमांड का मतलब ऑर्डर, इन्फर का मतलब टू रीच अ सर्टेन पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट या किसी रिजल्ट पे पहुंचना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए हमें उनसे रिजल्ट निकलवाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ गुड टीचर शुड एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। गॉट इट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 11th का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन enthusiastic crowd applauded their performance with standing what। हम लोग जनरली बोलते हैं ना, I give you a standing ovation या you deserve a standing ovation। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है पेशा, टाइप ऑफ जॉब विच यू आर डूइंग, वर्क विच यू आर डूइंग। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भाई क्राउड है वो क्या देगी, स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स का मतलब पता है आपको, एस फॉर सिनोनिम्स, एस फॉर सिमिलर वर्ड्स। अब आपको सिमिलर वर्ड्स वाले मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज इयर्स डिबंकिंग पॉलिटिशियंस। देखिए उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय कैसे स्पेंड किया, पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करते हुए, उनके बारे में और ज्यादा बताते हुए, राइट, उनका पर्दाफाश करते हुए। तो डिबंकिंग का मतलब होता है पर्दाफाश करना, चीटिंग मतलब चीट करना, एक्सपोजिंग मतलब पर्दाफाश करना, थ्रेटनिंग मतलब डराना, पॉन्डरिंग मतलब किसी के बारे चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। तो यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डॉक्टर वॉज ईदर अ चार्लेटन और अ श्रीव्ड ओल्ड रोग। अब डॉक्टर क्या था, या तो वो धोखेबाज था या तो वो बहुत बड़ा क्या था, दुष्ट इंसान था। अब यहाँ पे चार्लेटन का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्लेटन का मतलब हो जाता है धोखेबाज, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, इम्पोस्टर, क्लेवर, लर्नेड या विकेट। विकेट मतलब श्रीव्ड होता है, बट यहाँ पे चार्लेटन धोखेबाज, इम्पोस्टर बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम है, जो कि यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने हैं एंटोनिम्स। चलिए पहला क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइस अ वे आउट ऑफ द स्टेलमेट। हमको एक ऐसा तरीका निकालना है ताकि हम इस डेड एंड से, राइट, स्टेलमेट का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कोई प्रोग्रेस ना होना, बिल्कुल स्टॉप हो जाना। तो इस स्टॉप पेज से हमको क्या करना है, बढ़ने का एक रास्ता ढूंढना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। अब देखिए, नो प्रोग्रेस टाइप ऑफ स्टेलमेट, स्लो नॉट एप्लीकेबल, डेड एंड अगेन टाइप ऑफ स्टेलमेट। सो अब एडवांस ही एक ऐसा वर्ड है जो बढ़ने की बात कर रहा है, राइट। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, 15th डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, one of the reasons for stage fright is diffidence। वो अन्य कारणों में से एक कारण ये भी है कि उस स्टेज फ्राइट मतलब स्टेज का डर होने का कारण क्या है, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है टू बी शाय, संकोची होना, हेजिटेंट होना। अब देखिए, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज या कॉन्फिडेंस। क्योंकि डिफिडेंस ऑलरेडी शाय है तो मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो इसका सिनोनिम हो जाता, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम। तो संकोची का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, मतलब जिसको पूरा जो श्योर हो कि वो क्या कर रहा है, हेजिटेंट ना हो, राइट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इडियम फ्रेजेस। चलिए पढ़ते हैं और फिर बताते हैं आंसर क्या होगा। द सोशल वर्कर रेंडर्ड ह्यूमन सर्विस टू द विक्टिम्स। जो सोशल वर्कर था उसने लोगों को क्या दिया, सर्विस दी। अब समझिए, ह्यूमन सर्विस इज समथिंग, अ वर्क जो किया गया है जिससे आप लोगों की क्या करें, मदद करें, अ टाइप ऑफ वर्क। तो देखिए, फ्री जेनरस हेल्प, नो। एक्सीलेंट सर्विस, एग्जैक्टली, ह्यूमन सर्विस का मतलब हो जाता है एक्सीलेंट सर्विस देना, टू हेल्प समवन, टू a type of work that makes someone help, right, जिससे दूसरों की मदद हो जाए, right। So हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B will be the absolute answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18, the sight of the incident made my flesh creep। अब क्या हो जाएगा, ये भाई फ्लैश क्रीप हो रहा है तो मतलब कुछ डरावना लग रहा है, राइट। तो क्या होगा, कंफ्यूज मी, मेक मी हैप्पी, ड्रू माई अटेंशन या फ्राइटेंड मी। अब जब ये एक्सीडेंट है, कुछ डरावना हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, फ्राइटेंड मी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, At Christmas, even the elderly fathers paint the town red। मतलब क्रिसमस के दिन इवन जो ओल्ड लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छा समय बिताते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या हो जाएगा, अब गंदा ही नहीं होगा हर जगह। तो बच्चे ये मत सोच ले रेड है तो फिर राइट या दंगा कुछ होने वाला है, बिल्कुल नहीं। हैव अ लवली टाइम, एग्जैक्टली। इंडल्ज इन राइटिंग, नो। पेंट द हाउसेज रेड, नो। स्पिल रेड वाइन, नो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है, ओके, नाउ वी आर हियर विद द पैसेज। अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, लाइक जैसे हमें करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चंस फिर पैसेज। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी को बिल्कुल प्रोग्राम कर दिया है, रोबोटिक कर दिया है, कैसे, चलिए समझते हैं। Which of the following statements is not true in the context of the passage। इस पैसेज में दिए गए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। The author's main objective, ऑथर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, the author's main objective in writing the passage seems to be, ऑथर का मेन ऑब्जेक्टिव ढूंढना है यहाँ पे, वो तो हमें पैसेज पढ़ के पता चलेगा। ओके, देन वी हैव रीअरेंजमेंट, लेट्स सी हमारा पैसेज क्या कह रहा है। Modern living has programmed our lives to a hectic, monotonous schedule that we have forgotten the gentle smile that once flitted across the human face। अब this is more than obvious कि आज का जो रहन सहन है उसने हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा एक रूटीन में सेट कर दिया है, मैकेनिकल, बिल्कुल रोबोटिक बना दिया है, जिसकी वजह से हम हंसना खेलना तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं, राइट। Smile has the power to dissolve all worries। Yes, जब आप खुश होते हैं तो जितनी भी चिंताएं होती हैं वो सब क्या हो जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। इट हैज़ ऑल परवेसिव एबिलिटी टू लिफ्ट अस फ्रॉम द एबिसमल डेप्थ ऑफ ग्लूमिनेस। मतलब सबसे डल पॉइंट के सबसे अंत से भी वो आपको बाहर निकाल सकती है। We should not be caught down by work pressure that a constant frown imprisons our face। फ्राउन मतलब वो जो एक चेहरा बनाते हैं बिल्कुल गुस्से वाला या एक टेंशन वाला, वो जो हमारे चेहरे पर आ जाती है, उससे हमें दुख नहीं होना चाहिए, उससे हमें लेट डाउन नहीं होना चाहिए।
इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प अ स्माइल टू ब्लॉसम। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम पॉजिटिव थिंकर हैं, तो स्माइल ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे दिखेगी। अ फेस bereft of smile make us unarmed, for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all hurdles and problems that depress us। अब एक फेस को कोई भी और आर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एक आर्म, एक वेपन का काम कौन कर रहा है? स्माइल, क्योंकि स्माइल ही है जो अल्टीमेटली सारे दुख को क्या करने वाली है? दूर कर देने वाली है। इफ़ वी लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस, अगर हमने प्रॉब्लम्स में भी हंसना सीख लिया, इट शोज दैट वी हैव द फोरबियरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस। इससे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर पाए? फेस कर पाए। अ स्माइल आफ्टर ऑल helps us preserve our perfect present and mindful of our past or future। अब अल्टीमेटली एक माइंड ही, एक स्माइल ही है जो हमारा फ्यूचर क्या कर रही है? प्रिजर्व करेगी और हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स? पता चल गया है ना कि एक रूटीन में सेट कर चुके हैं। सो वी हैव ऑल सेट अ मैकेनिकल रूटीन। वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? नो। वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स? नो। वी गिव अस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? नो। वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, एक रूटीन जैसा बना रखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखा कितनी जल्दी हो रहा है बच्चों? अगर आप पहले क्वेश्चंस और फिर पैसेज पढ़ते तो आपको पता होता है कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था। Which of the following statements is not true in the context of the passage? If we don't smile, we are ruining our present। अगर हम स्माइल नहीं करेंगे तो क्या हम रुइन कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। If we smile, we are mad? No, not possible। तो ये क्या है? Not true है। The frown on our face is an indication of the stress। Yes, it is। Confidence and optimism help us to be cheerful। Yes, optimism मतलब positive thinking। Yes, cheerful रहने का सबसे अच्छा इलाज है। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों? हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। Next question, the author's main objective in writing the passage seems to be to warn us of a dull future, to highlight the ill effects of computers, to enhance our skill of time management, या to unfold the healing powers of a gentle smile। Of course, author यही तो कर रहा है ना, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप स्माइल करते हैं तो इससे कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो वो क्या कर रहा है? अनफोल्ड कर रहा है healing powers of a gentle smile। 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके, देन वी हैव द रीअरेंजमेंट। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पजल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं PQRS के फॉर्म में, आपको इनको सीक्वेंस मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन, इट इज़ अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है, बट बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि PQRS में किससे स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आइदर P या S या R या Q से शुरू है, तो हमको एक एक बार सेट करके देखना है कि वो बैठ रहा है कि नहीं। देखो ये एक फैक्ट है। अब फैक्ट के बाद क्या होगा? फैक्ट क्या सेल्डम काटेगा? नहीं। फैक्ट बट नाउअडेज, जब फैक्ट ही नहीं पता तो बट कैसे आएगा? रिलेशन दिखाना चाहिए। नॉट एप्लीकेबल। इट इज अ फैक्ट दैट। अब देखो फैक्ट है कि क्या है? दैट, तो मतलब R से शुरुआत हो रही है, और R से शुरुआत किस में हो रही है? बी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? RPQS। चलिए देखते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट अ बार्किंग डॉग P seldom bites। ये भी फ्रेज है तो हमें पता है R के बाद P आना चाहिए। It is a fact that a barking dog seldom bites, but मगर आजकल इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बार्क दैन टू बाइट, मतलब बोलना ज़्यादा ज़रूरी है दैन टू बाइट, राइट। सो 23rd बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओनली सम, सिर्फ कुछ। अब ये सम तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। नाउन कहाँ दिया है इन सारे ऑप्शन में से? सिर्फ और सिर्फ पी में। एस में दिया है बट ओनली सम द रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट एप्लीकेबल। सम के बाद फिर द आर्टिकल नहीं आएगा, तो पी से शुरुआत सिर्फ एक में हो रही है। ओनली सम क्या? एजुकेटेड पीपल कैन अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही है। PRSQ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 24th का सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्मॉल पेपर सीरीज। सो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन अ वेल टू डू फैमिली एट पोरबंदर इन सौराष्ट्र गुजरात ऑन October 2, 1869। देखिए अब हम सबसे पहले क्या बताएंगे? डेट बताएंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 October 1869, मतलब एस से शुरुआत हो रही है बच्चों। सो देखते हैं, वाज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? इन सौराष्ट्र गुजरात, इन अ वेल टू डू फैमिली, एक अच्छी खासी फैमिली में। SQRP मतलब ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो ये था हमारा मॉडल पेपर। अल्टीमेटली जब आप ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर श्योर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो इस सीरीज में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।